स्वागत है आप सबका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल पास्ट प्लस विद रूप पर। मैं आपका बायो टीचर आपके लिए क्लास 10th की बायो का दूसरा लेक्चर लेके आया हूँ। आई होप कि तुम्हें पसंद आ जाएगा। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक रहेगा न्यूट्रिशन। हम क्यों मानते हैं न्यूट्रिशन को कि ये एक लाइफ प्रोसेस है? आखिर हमें न्यूट्रिशन से मिलता क्या है? क्यों हम इसे मानते हैं ये वाकई में एक लाइफ प्रोसेस है कि ये हमारी लाइफ को मेंटेन रखती है जमीन पे। नाउ द टॉपिक न्यूट्रिशन मतलब क्या है इसका पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे तो फिर बाकायदा इसे समझते हैं। न्यूट्रिशन सिंपली इज द intake of nutrients न्यूट्रिएंट्स का लेना, फिर उसके बाद उनका यूटिलाइजेशन करना and their utilization, फिर उनका यूटिलाइज करना, एक ऑर्गेनिज्म के द्वारा, हमारे द्वारा। क्यों? फॉर वेरियस बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। न्यूट्रिशन हम इसलिए लेते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स हम इसलिए लेते हैं, इन्हें हम इसलिए यूटिलाइज करते हैं ताकि इन न्यूट्रिएंट्स में जो मिलता है, जो एनर्जी मिलती है, वो हमें बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के लिए बड़ा ही जरूरी होता है ना। अगर हम कहेंगे सर ये न्यूट्रिएंट्स जो है ये है क्या, असल में ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं यही कंपोनेंट्स ऑफ फूड होते हैं, इन्हीं में वो सब कुछ छुपा होता है जिसके लिए हम न्यूट्रिशन करते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? दीज न्यूट्रिएंट्स आर द कंपोनेंट्स, these are the components of food। ये एक फूड की जुज होते हैं जिनसे ग़िज़ा बनी होती है। These can be organic, ये ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं as well as inorganic, और इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। नाउ क्वेश्चन है सर इन न्यूट्रिएंट्स में ऑर्गेनिक कौन सा है और इनऑर्गेनिक क्या है? बात करते हैं हम, अगर हम ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स तो कौन कौन से हैं? एक तो है कार्बोहाइड्रेट्स, हाँ याद रखना कार्बोहाइड्रेट्स क्या देता है? एनर्जी फराहम करता है। दूसरा है फैट्स, ये भी एनर्जी देता है बट कार्बोहाइड्रेट से स्लो देता है। तीसरा है प्रोटीन्स, इसीलिए तो हम जिम जाते हैं ताकि इससे क्या होता है, इसे बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहते हैं। जिम से आके हम क्या लेते हैं? फिर प्रोटीन शेक लेते हैं, तो बॉडी बिल्डिंग फूड्स बन गया। उसके बाद है विटामिन्स, ये विटामिन्स हमें क्या काम करता है? हमारे शरीर में बीमारियों से बचाता है, इम्यूनिटी फराहम करता है, बीमारियों के खिलाफ लड़ता है। और है मिनरल्स, और आ जाता है वाटर और रफेज एटसेट्रा। कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स एंड विटामिन्स, ये चार आ जाते हैं ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में। इन्हें ही हम ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। दीज आर ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। फिर जो बचे विटामिन्स, मिनरल्स, इन्हें हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक। अब जो भी मिनरल देखते हो वो इनऑर्गेनिक होता है। तो क्या कहा हमने कि न्यूट्रिशन में हम इन्हीं न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करते हैं और उसके बाद इनकी यूटिलाइजेशन होती है हमारी बॉडी में ताकि इनसे एनर्जी मिले। वो एनर्जी हमारी बॉडी को, हमारी लाइफ को मेंटेन करे। वो उस एनर्जी से हम खुद की सेल्स को रिपेयर कर पाते हैं, अपनी बॉडी को रिपेयर कर पाते हैं और ग्रो कर पाते हैं। तो इसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं।
अब हर कोई ऑर्गेनिज्म एक जैसी न्यूट्रिशन तो नहीं करता है, वो ऑब्टेन एक ही किस्म एक ही तरीके से फूड तो नहीं करता है। तो इसलिए अगर हम पढ़ते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन के टाइप्स होते हैं। तो न्यूट्रिशन के टाइप्स होते हैं, एक है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दूसरा है हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक ये वो टॉपिक है जो हमने क्लास 7th से सीखा है कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉफ मीन्स टू सिंथेसाइज और टू प्रिपेयर। क्या मतलब निकला? जब एक ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद ही बनाता है, अब आप कहोगे सर हमारे घर में तो हमारी मॉम भी खुद ही बनाती है। नहीं, वो बस पकाती है। खाना बनाने का मतलब होता है कि जब वो एनवायरनमेंट में इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का इस्तेमाल करता है और उसे ऑर्गेनिक फूड बनाता है, खुद ही बनाता है, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक। इसमें क्या करता है, एक ऑर्गेनिज्म अपना फूड अपने आप बनाता है। So autotrophic nutrition is that mode of nutrition in which an organism prepares its food by themselves. Using inorganic raw materials. वो रॉ मटेरियल्स एनवायरनमेंट में मौजूद होते हैं, उन्हीं का इस्तेमाल करता है और उन्हीं से ऑर्गेनिक फूड बन जाता है। सो अगर हम देखेंगे वो रॉ मटेरियल्स कौन कौन से हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, तो इनसे ये ग़िज़ा बनाता है, से फूड बनाता है। हेटेरोट्रॉफिक में हमने क्या पढ़ना है, ये वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरों पे डिपेंड रखता है, यानी कि इट डिराइव्स इट इज फूड ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म। हम कह सकते हैं कि ये इसी फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करता है। ये अपना ग़िज़ा, अपना फूड खुद नहीं बना पाता है, इसीलिए तो इन्हें कंज्यूमर्स भी कहा जाता है। ये खाली कंज्यूम करते हैं। एंड ऑटोट्रॉफिक को बोलते हैं द ऑर्गेनिजम्स जो ये प्रिपेयर करते हैं, इस तरह से फूड बनाते हैं, उनको प्रोड्यूसर्स बोलते हैं, उनको प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। और जो अपना फूड खुद नहीं बना पाते हैं, उन्हें कंज्यूमर्स कहते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉफिक पे ही डिपेंड रखते हैं। अब ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है ये दो तरीके से होती है। अब अगर ये लाइट के सहारे हो गई, विद द हेल्प ऑफ लाइट, तब इसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस। अगर लाइट के बगैर वैसा कोई एनवायरनमेंट होगा जहां पे लाइट पहुंच ही नहीं पाती हो, वहां भी ये होता है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वहां भी होती है, लेकिन उसको कीमोसिंथेसिस बोलते हैं, वो हम बाद में समझेंगे। पहले हम ऑटोट्रॉफिक यानी कि फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन समझेंगे। फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस in which green plants certain bacterias, कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, जैसे
cyanobacterias, comma, and alga. ये क्या करते हैं? Prepares their own food by themselves. ये खुद ही तैयार करते हैं using certain inorganic raw materials. अब इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल में क्या क्या आता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड पिगमेंट, जिसे हम बोलते हैं कॉल क्लोरोफिल. Chlorophyll, which is present in them, which is present in them. So ये वो प्रोसेस होती है जिसमें ग्रीन प्लांट्स, कुछ बैक्टीरिया और अलगा अपना फूड अपने आप बनाते हैं. ये क्या इस्तेमाल करते हैं? रॉ मटेरियल्स इस्तेमाल करते हैं, इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल इस्तेमाल करते हैं ताकि ऑर्गेनिक फूड बना पाए. और इनके पास एक पिगमेंट होता है, उस पिगमेंट को क्लोरोफिल कहते हैं. समझते हैं इन सारी चीजों का. ये जितने भी वर्ड मैंने यहाँ पे लिखे इनको एक एक करके हम समझेंगे कि सनलाइट की जरूरत क्यों होती है, वाटर की जरूरत क्यों होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत क्यों होती है, और खास तौर से ये पिगमेंट क्लोरोफिल की जरूरत क्यों होती है. उससे पहले एक सवाल, क्या ये फोटोसिंथेसिस किसी भी किस्म की लाइट में पॉसिबल है? सर मतलब क्या है? मतलब मैं समझाऊंगा. अब सोचो ये सन है, सन फुल रेंज ऑफ लाइट देता है. मेरे कहने का मतलब है कि हम समझेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम यानी ये जो सनलाइट होती है इसमें वेरिएबिलिटी ऑफ वेवलेंथ्स होती है. हर कोई लाइट एक जैसी वेवलेंथ कंटेन नहीं करता, अलग अलग वेवलेंथ्स की लाइट होती है. तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ, ये 3 काइंड्स की जो लाइट्स है, जिसमें आती है सबसे पहले इंफ्रारेड रेडिएशंस, दूसरी आती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, तीसरी आती है विजिबल लाइट. विजिबल लाइट. इन 3 काइंड्स ऑफ लाइट्स में से फोटोसिंथेसिस सिर्फ और सिर्फ विजिबल लाइट में ही पॉसिबल है. सर ऐसा क्यों? इंफ्रारेड रेडिएशन कैपेबल क्यों नहीं है? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं हो पाती है? सर I'll explain. Infrared radiations वैसी लाइट होती है जिसमें एनर्जी बहुत ही कम होती है. यानी जिसमें एनर्जी बहुत कम होगी उसमें वेवलेंथ, जिसमें एनर्जी कम होगी उसमें वेवलेंथ बहुत ही ज्यादा होगी. तो जिसमें वेवलेंथ ज्यादा होगी वो टू एंड फ्रो धीरे धीरे करेगा.
दूसरी लाइट है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस में एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, यानी कि प्लांट के जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं वो इन्हें टॉलरेट ही नहीं कर पाएंगे, और उसकी वजह से क्या होगा, डैमेज ऑफ प्लांट टिश्यू विल ऑकर। अब बचती है विजिबल लाइट, जो कि प्रेजेंट होती है 44%, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन 4% होती है, और इंफ्रारेड रेडिएशन 52% मौजूद होती है। ये जो विजिबल लाइट है, विजिबल लाइट जिसे हम व्हाइट लाइट भी कहते हैं, यही वो लाइट है जिस लाइट में फोटोसिंथेसिस पॉसिबल है, इस लाइट में फोटोसिंथेसिस हो पाती है। अब ये लाइट अगर हम देखेंगे, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स होते हैं जिसको हम विबगैर बोलते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। सर आप हमें ये क्यों पढ़ा रहे हो? इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि जब मैं क्लोरोफिल एक्सप्लेन करूंगा तो उसका इसके साथ बहुत रिलेशन है। अब मैंने क्या कह दिया कि फोटोसिंथेसिस हर किसी किस्म की लाइट में नहीं हो पाता, इंफ्रारेड रेडिएशंस में फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस में फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाती है। इट्स ओनली द विजिबल लाइट और व्हाइट लाइट जो क्या है, जो विजिबल है, कंपैटिबल है इसके लिए प्लांट फोटोसिंथेसिस कर पाए। नो, अब तो हमने सन समझा, सन में कौन सी लाइट फोटोसिंथेसिस के काबिल है। अब हम पढ़ेंगे क्लोरोफिल, फिर हम इसे सम अप करेंगे, फिर हम फोटोसिंथेसिस सही से समझेंगे कि फोटोसिंथेसिस के कितने स्टेजेस होते हैं, कितने इवेंट्स चलते हैं फोटोसिंथेसिस में, वो सब मैं समझाऊंगा। पहले हम क्लोरोफिल पढ़ेंगे। क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल खुद एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड that interacts with light of specific wavelength. Specific wavelength. It is the means of absorbing solar energy. क्लोरोफिल खुद एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो लाइट के साथ इंटरैक्ट करता है। अब अगर हम फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हैं, लाइट का तो बहुत ही बड़ा रोल है। उस लाइट को हार्नेस, कल्टीवेट कौन करता है, उस लाइट के साथ इंटरैक्ट कौन करता है, डायरेक्टली इंटरैक्ट, दैट इज क्लोरोफिल। तो ये सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। अब क्लोरोफिल के टाइप्स होते हैं, जैसे क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, सी है, डी है, ई है और बैक्टीरियोफिल है। बैक्टीरियो क्लोरोफिल है। ये सारे क्लोरोफिल्स हैं। बट पिगमेंट सिर्फ इतने ही नहीं है, एक प्लांट में खाली क्लोरोफिल ही नहीं होता है, बल्कि और भी कुछ पिगमेंट्स होते हैं मौजूद जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, फिर हैंड ओवर करते हैं क्लोरोफिल ए को। जैसे कैरोटिनॉइड्स है, कैरोटिनॉइड्स में आते हैं कैरोटीन्स,
जो कि ऑरेंज कलर के होते हैं, ऑरेंज कलर्ड। इसमें आते हैं ज़ैंथोफिल्स। ज़ैंथोफिल्स होते हैं जो येलो कलर के होते हैं, और फाइकोबिलन्स होते हैं जो ज्यादातर पाए जाते हैं सायानोबैक्टीरियाज में। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। ज्यादातर फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल ए का रोल होता है। अब क्लोरोफिल सर मजीद काम क्या करता है? क्लोरोफिल सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फोटोसिंथेसिस कैसे होती है पहले हम ये समझेंगे, ये चीजें समझेंगे, उसके बाद हम ये सारे स्टेप्स को जोड़ेंगे। तो क्लोरोफिल की वजह से क्या होता है? इट एब्जॉर्ब्स, पहले लिखेंगे ये करता है एब्जॉर्ब, इट एब्जॉर्ब्स सोलर एनर्जी। उसके बाद इट कन्वर्ट्स सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। उसके बाद ये सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में। वो केमिकल एनर्जी क्या होती है? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड NADPH2, निकोटीन एमाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट। इसमें वो तब्दील करता है। अब हम देखेंगे, पहले तो हमने ये याद रखा, उसके बाद क्या काम होता है उस एनर्जी की वजह से। जो एनर्जी क्लोरोफिल में होती है, ये क्लोरोफिल उस एनर्जी की वजह से ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट चला जाता है। वहां ये रहना ज्यादा पसंद नहीं करेगा क्योंकि बिकॉज ऑफ द अनस्टेबिलिटी। वो ये एनर्जी दो सूरतों में खर्च करता है। या तो ये वो एनर्जी किसी दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफर करेगा जिसको रेजोनेंस कहते हैं, या एनर्जी के साथ साथ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा। बस यही दो स्टेप्स होते हैं जो हमें फोटोसिंथेसिस में फिर बाद में समझना है। पहले अभी याद रखो, ये एनर्जी कहाँ जाती है फिर? जो एब्जॉर्ब हुई और जो केमिकल एनर्जी में तब्दील हुई, ये एनर्जी, दिस एनर्जी is then transferred to other molecule जिसे हम बोलते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस। दूसरा क्या होता है? एनर्जी एज वेल एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है टू another molecule, another molecule। बस ये चीजें हो जाती हैं जब हमें पढ़ना होता है कि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बेसिकली वो कैसे होता है, तो उसके पीछे ये केमिस्ट्री है। नाउ अब अगर हम देखेंगे ये फोटोसिंथेसिस जो थी, उसके बाद जो तीसरा चीज जरूरत है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से आ जाता है जो कि स्टोमेटा के थ्रू एंटर हो जाता है बाय मींस ऑफ डिफ्यूजन। उसके बाद उस कार्बन डाइऑक्साइड को ही फिक्स करना होता है इनटू कार्बोहाइड्रेट में। एंड जो चौथी चीज हमें चाहिए होती है दैट इज वाटर। उसी वाटर का स्प्लिट होना जरूरी होता है ताकि जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इवॉल्व हो जाता है हमारे एटमॉस्फेयर में वो वहीं से आता है, वाटर से, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से। चलिए अब हम समझते हैं एक एक करके फोटोसिंथेसिस दरअसल होती कैसे। अभी तक मैं बस इसका ढांचा प्रिपेयर कर रहा था, तैयार कर रहा था। अब हम समझेंगे कि ये फोटोसिंथेसिस होती कैसे। तो चलो पहले हम लिखेंगे साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस होती कहां पे? जनरली हम कहते हैं लीव्स आर द किचन्स और लेबोरेटरीज ऑफ प्लांट।
एक लीफ को हमें समझना है। तो चलिए ये एक लीफ है। लीफ तो हर किसी ने देखी होगी, अब किसकी मॉर्फोलॉजी भी पढ़ी होगी। ये है इसका एपेक्स, ये है लैमिना, लैमिना और इसे हम लीफ ब्लेड भी बोलते हैं, लीफ ब्लेड बोलते हैं। ये है इसका पीटियोल, ये इसकी मिडरिब, मिडरिब होती है, और यहाँ पे इसके लेटरल रिबस वेन्स होते हैं। ये एक लीफ है, लेकिन जब हम इस लीफ का क्रॉस सेक्शन लेते हैं, फिर माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, तो कुछ सेल्स नजर आते हैं। I'll try to draw it। वो कुछ ऐसा होता है। पहले लीफ का जो बाहर वाला सतह होता है, जिसे हम क्यूटिकल बोलते हैं, इट्स स्लिपरी इन टच, बड़ा स्लिपरी होता है। उसका भी एक रोल होता है कि वो ट्रांसपायरेशन में क्या करता है, वो इवापोरेशन ज्यादा नहीं होने देता है। वो क्यूटिकल होता है, क्यूटिकल के अंदर होता है एपिडर्मल सेल्स। ये मानो मैंने इस लीफ को यहां से क्रॉस सेक्शन में हम इसे एग्जामिन करना चाहेंगे। तो सबसे पहले क्यूटिकल, क्यूटिकल के बाद होता है एपिडर्मल लेयर, दिस इज एपिडर्मल लेयर। एक लीफ है, अभी ट्राई टू ऐसे लीफ की सूरत में ही बनाऊंगा ताकि अच्छा रहेगा समझना। ये इसका एपिडर्मल लेयर है। एपिडर्मल लेयर के बाद आ जाता है एक 3 to 4 rows ऑफ पैलासेड पैरेन्काइमा। ऐसे होते हैं वो, टाइटली इलोंगेटेड, हॉरिजॉन्टल, सिलेंड्रिकल सेल्स। 2-3 ऐसे ही आ जाते हैं इनके लेयर्स। उसके बाद आते हैं राउंड, कुछ राउंड सेल्स। अगर आप गौर से देखोगे टेक्स्ट में, इन राउंड दोनों सेल्स पे डॉट्स लगे हैं, ग्रीन डॉट्स। पहले मैं इनका अलग अलग से नाम लिखूंगा। ये जो 2 सेल्स है, इनको हम बोलते हैं मीजोफिल सेल्स। कलेक्टिवली वी कॉल देम मीजोफिल सेल्स। दोनों सेल्स का नाम है मीजोफिल सेल्स, लेकिन अगर हम अलग अलग नाम देंगे, इस वाली को बोलते हैं पैलासेड पैरेन्काइमा, जो कि बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं, स्पेस बहुत कम होती है और ये इलोंगेटेड होती है, हॉरिजॉन्टल इनका अरेंजमेंट होता है 2 to 4 रोज में। और दूसरी किस्म की सेल्स होती है, ये थोड़े से लूज होते हैं, इन्होंने थोड़ी बहुत स्पेस ये बनाते हैं। तो इन सेल्स को बोलते हैं विच आर राउंड इन नेचर, इनको हम बोलते हैं स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। सर आप ये क्यों पढ़ा रहे हो? I'll try to explain it। दोनों किस्म की सेल्स, पैलासेड पैरेन्काइमा है, तो ये पैरेन्काइमेटोस सेल्स ही, पैरेन्काइमा सेल्स ही है। ये दोनों सेल्स को, पैलासेड पैरेन्काइमा प्लस स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, दोनों सेल्स को बोलते हैं मेसोफिल सेल्स। नाउ ये मेसोफिल सेल्स क्या काम करते हैं? इन्हीं मेसोफिल सेल्स पे जो डॉट्स बने होते हैं, वो डॉट्स दरअसल क्या होते हैं? वही क्लोरोप्लास्ट है। दैट इज क्लोरोप्लास्ट, वही क्लोरोप्लास्ट होता है। अब ये कोशिश करूंगा उस क्लोरोप्लास्ट को ड्रा करने की। दरअसल ये जो ये डॉट देख रहे हो आप, ये डॉट हर सेल पे, चाहे ये पैलासेड पैरेन्काइमा पे है या स्पॉन्जी पैरेन्काइमा पे है, कलेक्टिवली मेसोफिल सेल्स पे, जो डॉट है वो कुछ इस कदर का होता है। ये डॉट मैंने ऐसे बना दिया। ये जो डॉट है, ये डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेनोस सेल ऑर्गेनेली है ये बेसिकली, जिसका ये
outer membrane. This is outer membrane of chloroplast and this is inner membrane. Inner membrane. अंदर लगे होते हैं कॉइन शेप्ड, जिनको थाइलाकॉइड बोलते हैं। और जब ये कॉइन शेप्ड एक स्टैक बंच में प्रेजेंट होते हैं तो इनको हम ग्रैनम बोलते हैं। इनको हम बोलते हैं ग्रैनम। मैं दो तीन ग्रैनम यहाँ पे बना लूंगा, बता दूंगा मैं इनका रोल क्या होता है। जब मैं एक ही बनाता हूँ ये कॉइन शेप्ड इस तरह का, इसको थाइलाकॉइड बोलते हैं और इन्हीं थाइलाकॉइड्स के बंच को ग्रैनम बोलते हैं और बहुत सारे ग्रैनम को ग्रैना बोलते हैं। तो खुद इस तरह से कनेक्टेड होते हैं, इंटर ग्रैनम ऐसे। अंदर इसमें पाया जाता है मैट्रिक्स, जिसमें आप 70s राइबोसोम भी पाओगे, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है। अब इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? अब मैं लिखूंगा दिस इज ग्रैना। और जो ये हायालिन मैट्रिक्स होता है इसका, क्लोरोप्लास्ट का, इट्स कॉल्ड स्ट्रोमा, सिट्रोमा। तो क्या कहा मैंने यहां तक? जो लीफ होती है, लीफ के मिड एरिया में दो किस्म की सेल्स होती है। जब हम क्रॉस सेक्शन में देखते हैं इस लीफ को, इसमें जो दो सेल्स होती है उनको हम मीजोफिल सेल्स बोलते हैं। मीजोफिल सेल्स में जो डॉट्स लगे होते हैं वो बेसिकली क्लोरोप्लास्ट होता है। वो क्लोरोप्लास्ट मैंने यहाँ पे बना दिया, क्लोरोप्लास्ट। इस क्लोरोप्लास्ट में जाहिर सी बात है इसी क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होगा। वो क्लोरोफिल कहां पे है? वो क्लोरोफिल होता है इसमें, ग्रैना में। वो ग्रैना में होता है। अब हम बात करते हैं, अभी तक ये था साइट, दिस वाज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस की कहां पे होती। अब हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म। नाउ अवर टॉपिक इज मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब ये सारा याद रखें, उसके बाद में समझाऊंगा असल में कौन सी रिएक्शन कहां पे होती है। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है? सबसे पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर एनर्जी बाय क्लोरोफिल, ये होता है। दूसरा क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी into chemical energy and splitting of water molecule। तीसरा चीज क्या होता है? फोटो फॉस्फोराइलेशन, यानी कि लाइट की वजह से बनता है सिंथेसिस ऑफ ATP from ADP, adenosine diphosphate and inorganic phosphate। ये तीन चीजें होती है मैकेनिज्म में। खाली ये तीन इवेंट्स होते हैं सर, लेकिन ये तीन इवेंट्स क्लोरोप्लास्ट में कहां कहां पे होते हैं? सो ये तीन इवेंट्स ग्रुप होते हैं, ये दो जगहों पे होते हैं। एक को बोला जाता है लाइट रिएक्शन
या लाइट फेज या एनर्जी, इसके दो तीन नाम हैं, एनर्जी फिक्सेशन, फिक्सेशन फेज भी बोलते हैं, या इसको बोलते हैं हिल रिएक्शन भी। हिल रिएक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसे रॉबर्ट हिल ने डिस्कवर किया था। और लाइट फेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें डायरेक्टली लाइट का इस्तेमाल होता है। दूसरा फेज है डार्क फेज, डार्क रिएक्शंस। ये लाइट इंडिपेंडेंट है। इसमें सिंपली क्या होता है, इसमें फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स होता है। क्या समझे? मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो तीन इवेंट्स दो फेजेस में होते हैं, लाइट फेज में और डार्क फेज में। लाइट फेज को एनर्जी फिक्सेशन फेज भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे सनलाइट की जरूरत पड़ती है। सनलाइट से हम क्या बनाते हैं, लाइट एसिमिलेटरी पावर्स जैसे एटीपी और एनएडीपीएच बनाते हैं। और फिर वही प्रोडक्ट्स जो लाइट रिएक्शन में बने, जो लाइट फेज में बने, वो प्रोडक्ट्स फिर डार्क फेज में इस्तेमाल होते हैं, तब जाके वो रिड्यूस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को इनटू कार्बोहाइड्रेट्स में। अब पहले पढ़ेंगे हम लाइट फेज। लाइट फेज में क्या होता है? लाइट फेज में क्लोरोफिल, सोलर एनर्जी, क्लोरोफिल जो कि यहाँ ग्रहणा थैलाकॉइड में पाया जाता है, जब इस पे सोलर एनर्जी पड़ती है तो वो इसको एब्जॉर्ब करता है। तो लाइट फेज में क्या होता है, पहले हम लिखेंगे इसके रॉ मटेरियल्स। पहले लिखेंगे ये होता कहाँ पे, लाइट फेज की साइड क्या है, ये ग्रहणा में होता है, ग्रहणा में होता है, ग्रहणा इसकी साइट बनती है। दूसरा इसके रॉ मटेरियल्स कौन कौन से हैं, रॉ मटेरियल्स इसके लिए कौन कौन सा है, एक तो वाटर एंड सनलाइट। तीसरा आप लिखो इसके प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं, रिएक्शन में इसके प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं, प्रोडक्ट्स बनते हैं एटीपी प्लस NADPH2 यानी कि निकोटीन एमाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट, प्लस निकलता है इसमें ऑक्सीजन, ठीक है। तो इन दोनों को ATP प्लस NADPH2 इन्हीं को हम बोलते हैं केमिकल एनर्जी। यही केमिकल एनर्जी होता है। हम कहते थे ना पहले ही कि क्लोरोफिल क्या काम करता है, इट कन्वर्ट्स सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। दिस इज द केमिकल एनर्जी व्हिच इज स्टोर्ड इन द बॉन्ड्स ऑफ ATP एंड NADPH2। तो इसी को हम केमिकल एनर्जी बोलते हैं, या दूसरा नाम इसको देते हैं एसिमिलेटरी पावर्स। इन्हीं पावर्स को इस्तेमाल करता है फिर हमारा डार्क फेज, वो फिर रिड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड को इनटू कार्बोहाइड्रेट्स में। और ये जो ऑक्सीजन यहाँ पे निकलता है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, यही हमारे एटमॉस्फेयर में चला जाता है, जिसकी वजह से हम आज जिंदा है। ओके, तो अब हम सीरीज वाइज बोलेंगे क्या होता है। सबसे पहले ये लाइट फेज ग्रहणा में होता है, रॉ मटेरियल्स वाटर और सनलाइट है। क्या होता है कि द फर्स्ट थिंग जो यहाँ पे होती है दैट इज द एब्जॉर्प्शन of solar energy by chlorophyll। क्लोरोफिल क्या काम करता है, वो सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। अब क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो है, जब उसे ज्यादा एनर्जी मिलती है, कंटिन्यूअस एनर्जी मिलती है फोटॉन की सूरत में, वो क्या काम करता है,
उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो तब तक होते हैं एक ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में एनर्जी मिलने की वजह से वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, एक्साइटेड स्टेज में चले जाते हैं। एक्साइटेड स्टेज मतलब ये वो स्टेज होता है जहां पे इनके पास एनर्जी होती है, लेकिन ये चाहते हैं वो एनर्जी किसी और को देना। अगर ये नहीं देंगे तो ये अनस्टेबल रहते हैं, ये हमेशा चाहते हैं कि हम स्टेबल रहें, एंड दिस एक्साइटेड स्टेज इज अनस्टेबल स्टेज फॉर इट। तो होता क्या है, ये वही एनर्जी जिसे मैंने अभी बोला था रिजोनेंस होता है, ये जो एनर्जी क्लोरोफिल को मिली ये एनर्जी देता है वो किसी दूसरे मॉलिक्यूल को। उस एनर्जी से क्या होता है, उसी एनर्जी से फिर हम वाटर को स्प्लिट करते हैं। पहले हमने क्या समझा कि एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर एनर्जी बाय क्लोरोफिल, तो ये क्या हो जाता है, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट चला जाता है। ठीक है, दूसरा काम क्या यहां पे होता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, ये भी हो जाता है ग्रेना में ही, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटोलिसिस ऑफ वाटर में क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाता है, टूटता है इनटू प्रोटॉन्स, हाइड्रोजन प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑक्सीजन में। जैसे मैं रिएक्शन लिखूंगा, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जब टूटते हैं ये क्या देते हैं, 4 हाइड्रोजन पॉजिटिव प्लस आयन्स प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स प्लस ट्वाइस वाटर मॉलिक्यूल देते हैं। दो चीजें होती है यहां पे। जो तीसरा चीज, तीसरी प्रोसेस होती है लाइट फेज में, दैट इज फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब यहां पे समझना, फोटोलिसिस ऑफ वाटर में जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स मिले वो क्या काम करते हैं, वो लगते हैं हमें जरूरत किसमें, एटीपी बनाने में प्लस NADPH बनाने में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाने में, और निकोटीन एमाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट बनाने में। इन्हीं दो को बोलते हैं लाइट एसिमुलेटरी पावर और केमिकल एनर्जी, ये बनाते हैं। जो तीसरा स्टेप होता है फोटोफॉस्फोराइलेशन, इसमें क्या होता है कि लाइट की वजह से हम एटीपी बना पाते हैं, और ये कहां पे होती है, ये प्रोसेस होती है क्वांटासोम्स में। क्वांटासोम्स ऑफ व्हाट, क्वांटासोम कहां पे है, ये जो मैंने बोला था ग्रेना, ग्रेना किसका बना होता है, कॉइन शेप्ड का मैंने बताया था, ये थाइलाकॉइड है, थाइलाकॉइड जुड़ते हैं तभी तो ग्रेना बनता है। इसी थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में यहां पे पाया जाता है क्वांटासोम्स, क्वांटासोम्स। लाइट की वजह से ये क्वांटासोम बनाता है एटीपी बाय यूजिंग एडीपी, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इन दोनों को जोड़ के बनाता है ये एटीपी। सो जब कोई बोलेगा एडेनिन डाइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाय मीन्स ऑफ लाइट जब बनता है एटीपी, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या बनता है अब, एटीपी फ्रॉम एडीपी, हम ऐसे लिखेंगे, ये बनता है एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से बनता है एटीपी। सो ये 3 स्टेप जो हुए, एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर एनर्जी बाय क्लोरोफिल, फिर उसको क्या करना, केमिकल एनर्जी में तब्दील करना, एक तो ये स्टेप, दूसरा फोटोलिसिस ऑफ वाटर होना, कैसे वाटर मॉलिक्यूल टूटता है और फिर वो क्या देता है, ये देता है प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी, और ये देता है ट्वाइस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल देता है जो एनवायरनमेंट में चला जाता है, जिसे हम फिर, जिसकी वजह से हम फिर जिंदा रह पाते हैं, जिसे पीते हैं हम। तो तीसरा होता है फोटोफॉस्फोराइलेशन, जो कि क्वांटासोम्स में होता है, क्वांटासोम ऑफ व्हाट, द मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड। तो वहां पे बनता है एडेनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलके बनाते हैं एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी। सो ये 3 स्टेप्स होते हैं इस वाले हिस्से में।
ग्रहणा में। सो ग्रहणा को बोलते हैं दिस इज द लाइट फेज के लिए एक साइट होती है। अब जो ये स्ट्रोमा है हाइलियन लिक्विड कलर का, ये पार्ट जो है इस क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा में, यहां में सिर्फ एक ही चीज होती है, यहां पे होता है रिडक्शन। रिडक्शन ऑफ व्हाट? रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स। बट ऐसा नहीं है कि ये इसे हम स्ट्रोमा में जो डार्क साइकिल होता है इसे हम डार्क कहते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें लाइट की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली लाइट की जरूरत तो नहीं है, लेकिन लाइट में जो प्रोडक्ट्स बने एटीपी प्लस NADPH जिसे हम एसिमिलेटरी पावर बोलते हैं, उनकी जरूरत यहाँ पे पड़ती है। उनकी वजह से ये क्या बना पाता है फिर CO2 को रिड्यूस करता है कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज में। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फोटोसिंथेसिस कैसे होती है। नाउ मैं अब नटशल में समझाऊंगा कि हमने पढ़ा क्या। I'll try to recapitulate, रिवाइज करूंगा मैं कि हमने क्या पढ़ा अभी तक। अब बस ध्यान रखना, मैंने कहा फोटोसिंथेसिस में क्या होता है। फोटोसिंथेसिस में कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट थिंग इज कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। सेकंड थिंग वाटर की जरूरत होती है। थर्ड थिंग की जो जरूरत होती है दैट इज क्लोरोफिल। एंड जो चौथा दैट इज सनलाइट, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। ये चार चीजों की जरूरत हमें पड़ती है। लेकिन उससे पहले मैंने अलग अलग से समझाया कि हम सनलाइट तो जरूरत पड़ती है, लेकिन सनलाइट में कौन सी लाइट फोटोसिंथेसिस के लायक है। मैंने कहा हमने इलेक्ट्रोस्पेक्ट्रम पढ़ा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ा। मैंने कहा कि उसमें देयर आर 3 काइंड्स ऑफ लाइट्स, जैसे इंफ्रारेड रेडिएशंस। इंफ्रारेड रेडिएशंस की एनर्जी इतनी कम है कि वो केमिकल एनर्जी बना ही नहीं पाए, यानी कि वो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट ले ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें एनर्जी बहुत ही कम है, जिसकी वजह से केमिकल एनर्जी नहीं बन पाएगी। तो infrared radiations possible नहीं है। Now the second energy we call ultraviolet radiations. Ultraviolet radiations में एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि अगर वो प्लांट टिश्यू पे गिरे उसमें हाई एनर्जी होती है, वेवलेंथ कम होती है, एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होती है, इंटेंसिटी भी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि प्लांट टिश्यूज जो होते हैं वो ब्रेक होते हैं। नंबर थर्ड मैंने कहा विजिबल लाइट इज द ओनली लाइट जिसमें हम देखते हैं, दिस इज विजिबल लाइट। और इसी विजिबल लाइट में प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं। और इस विजिबल लाइट का अगर हम देखेंगे ये कहां से कहां तक है, दिस इज 380 to 760 नैनोमीटर यहां तक होती है। और अगर मैं कहूंगा कि फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, जिसको हम PAR कहते हैं, मतलब जहां फोटोसिंथेसिस ज्यादा होती है, जिस रेडिएशंस में फोटोसिंथेसिस होती है, दैट इज 400 to 700 nanometer. This is called a photosynthetically active radiation. हमें पता ही कि लाइट जो है वो मूव करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। वेव बड़ी होगी तो एनर्जी कम होगी, एनर्जी कम होगी तो इंटेंसिटी कम होगी। यही बात मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है। अगर इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है तो एनर्जी बहुत ज्यादा है, एनर्जी बहुत ज्यादा है तो वेवलेंथ बहुत कम होगी, यानी कि वो टू एंड फ्रो मूवमेंट, यानी कि वो ऑसिलेशंस बहुत जल्दी करेगी इन 1 सेकंड। सेम वो यूवी रेज जब गिरती है प्लांट टिश्यूज पे तो लिविंग टिश्यूज को फ्री रेडिकल्स में तब्दील करती है, तो जिसकी वजह से एक प्लांट डैमेज होता है। अब लास्ट वाली जो लाइट है दैट इज विजिबल लाइट, उसी लाइट में फोटोसिंथेसिस पॉसिबल है। नाउ द क्वेश्चन वाज कि फोटोसिंथेसिस जो है वो कैसे होती है। फिर हमने इसका मैकेनिज्म समझा। उस मैकेनिज्म से पहले मैंने आपसे कहा कि क्लोरोफिल के बारे में हम 2-4 बातें करेंगे। मैंने कहा क्लोरोफिल क्या होता है। क्लोरोफिल एक ऐसा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जिसका काम क्या होता है कि एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा कल्टीवेट करना, ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब करना। अब मैंने कहा कि क्लोरोफिल A, B, C, D, E एंड बैक्टीरियो क्लोरोफिल जो होते हैं उसके बावजूद भी देयर आर सर्टेन काइंड्स ऑफ पिगमेंट्स प्रेजेंट इन प्लांट जो क्या काम करते हैं, जो ज्यादा से ज्यादा हार्नेस करते हैं इस एनर्जी को,
फिर हैंड ओवर करते हैं क्लोरोफिल ए को। तो उनका काम ये होता है। इसी तरह जो क्लोरोफिल है वो इस सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करने के बाद जो मॉलिक्यूल है ये पहले एक लोअर एनर्जी स्टेट लेवल में होता है, फिर एनर्जी मिलने पे ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। अब इस एक्साइटेड स्टेट में इसे एनर्जी तो है, लेकिन ये एनर्जी खर्च करना चाहता है। ये इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ दिस वेरी एनर्जी, ये एनर्जी किसी और को देना चाहता है, जिसे हम रेजोनेंस कहते हैं। आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट। ये एनर्जी चाहता है कि मैं किसी और को दूं ताकि वो मॉलिक्यूल उसे ऑक्सीडाइज करे। फिर हमने पढ़ा कि जब एनर्जी हो जाती है इसमें तब्दील, ये स्टोर, उसके बाद ये एनर्जी केमिकल एनर्जी में तब्दील होती है। नाउ द क्वेश्चन इज सर व्हाट एक्चुअली इज केमिकल एनर्जी? केमिकल एनर्जी में मैंने कहा इन केस ऑफ फोटोसिंथेसिस द केमिकल एनर्जी इज द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड एनएडीपीएच निकोटीन एमाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट। वो दोनों कहलाते हैं केमिकल एनर्जी। तो वो तब बना जब क्लोरोफिल ने एनर्जी एब्जॉर्ब करी, उस एनर्जी से फिर वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट किया, ब्रेक डाउन किया। हम उसे कहते ही है फोटोलिसिस ऑफ वाटर। उसमें क्या हुआ, वो जो वाटर था, वाटर मॉलिक्यूल को उस एनर्जी की वजह से तोड़ा गया। इसने दिए 4 हाइड्रोजन प्रोटॉन्स प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स और दिया ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है, इसकी वजह से हम सांस ले पाते हैं। उसके बाद क्या हुआ, इन इलेक्ट्रॉन्स और इन प्रोटॉन्स की वजह से हमने बनाए एसिमिलेटरी पावर्स NADPH2 एंड ATP। फिर उन्हीं दो चीजों की वजह से, लाइट प्रोडक्ट्स की वजह से स्ट्रोमा में, जो कि सेकंड पार्ट है इसका क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा में, जहां में डार्क साइकिल होता है, यानी कि असल में कार्बन की फिक्सेशन, यानी कि रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स हो जाता है, वो इसी स्ट्रोमा में हो जाता है। लेकिन ये खाली खुद ही नहीं होता है, बल्कि इट टेक्स द हेल्प ऑफ लाइट एसिमिलेटरी पावर्स। वो लाइट एसिमिलेटरी पावर्स जो बने थे लाइट फेज में, जो स्ट्रोमा में, जो ग्रेना में बने थे, जो ग्रेना में बने, उनका इस्तेमाल करके स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस किया जाता है, फिक्स किया जाता है इनटू कार्बोहाइड्रेट्स में। तो दिस वाज ऑल अबाउट द फोटोसिंथेसिस। नाउ देयर कम्स द क्वेश्चन कि एक इंटेंसिटी ऑफ लाइट, देयर इज एन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जहां पे एक प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड उतना ही यूज करता है फोटोसिंथेसिस में जितना रेस्पिरेशन में छोड़ता है, एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड अ कंपेंसेशन पॉइंट। So what is compensation point? Compensation point क्या होता है? The intensity of light at which amount of carbon dioxide used in photosynthesis becomes equal to the amount of carbon dioxide released during respiration is called compensation point। इसी को compensation point बोलते हैं। क्या होता है ये compensation point? इंटेंसिटी ऑफ लाइट, वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट, वैसे इंटेंसिटी ऑफ लाइट तब क्या होगी? बिल्कुल कम। इट हैपन्स एट लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट। कब होता है ये? जब लाइट इंटेंसिटी कम हो, एट लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी लाइट की, उतनी ज्यादा फोटोसिंथेसिस भी होगी, बट अप टू सर्टेन रेंज।
द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट विच अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस। उस लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट में प्लांट्स जब फोटोसिंथेसिस करते हैं, जितना कार्बन डाइऑक्साइड वो खर्च करते हैं फोटोसिंथेसिस बनाने में, वो बन जाता है इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड। रेस्पिरेशन के द्वारा वो उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज भी करते हैं, तो एक बैलेंस होता है। तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं कंपेंसेशन पॉइंट। नाउ फोटोसिंथेसिस को कौन सी चीजें अफेक्ट करती है? जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा होगी, बट अप टू सर्टेन डिग्री। जैसे 40 डिग्री के बाद 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के बाद फोटोसिंथेसिस फिर से कम होने लगेगी और डैमेज हो जाएगा प्लांट टिश्यूज। 40 डिग्रीज तक टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा, फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा, इंटेंसिटी ज्यादा बढ़ेगी, सर्टेन डिग्री तक फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा होगी। नाउ टेम्परेचर, मैं एक बात बताना भूल गया, जो मैंने 2 फेजेस पढ़ाए, एक है लाइट फेज, दूसरा है डार्क फेज। लाइट फेज को हम बोलते हैं इट्स अ फोटो केमिकल फेज, फोटोकेमिकल फेज। तो इसका जवाब आप लोग खुद दोगे। व्हाई वी कंसिडर इट एज अ फोटोकेमिकल फेज? इट्स बिकॉज इसमें लाइट का डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट होता है। नाउ द डार्क फेज इज कॉल्ड थर्मो केमिकल फेज। कोई बताएगा क्यों? वो इसलिए क्योंकि ये वाला फेज टेम्परेचर पे डिपेंड रखता है, टेम्परेचर पे डिपेंड रखता है। इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। सर ये टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है? डार्क फेज जो स्ट्रोमा में होता है ये टेम्परेचर पे इसलिए डिपेंड करता है क्योंकि जब हम रिड्यूस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट्स बनाने के लिए, उसमें जितने एंजाइम्स होते हैं जैसे RUBP राइबोलोज बिसफॉस्फेट या रुबिस्को RUBISCO ये होते हैं, तो ये टेम्परेचर सेंसिटिव है। These enzymes are temperature sensitive, temperature sensitive। टेम्परेचर में फर्क आ गया तो इस वाले फेज में फर्क आ जाता है। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया। तो अगर आपको ये पसंद आया तो, या कोई डाउट रहा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आप वो सवाल पूछ सकते हो। सो नेक्स्ट लेक्चर हम लेके आएंगे, उसमें हम लाएंगे न्यूट्रिशन, एनिमल न्यूट्रिशन। बहुत जल्द इस चैप्टर को हम खत्म करेंगे एंड तब तक के लिए खुदा हाफिज।